हाँ चले। तो इसमें अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं दूसरी यूनिट, और अपने यूनिट का नाम है, क्या नाम है बताइए, क्या नाम है? स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन। किसमें? प्लांट में और एनिमल्स में। ठीक है, तो क्या बात करने वाले हैं? स्ट्रक्चर के बनावट के बारे में बात होगी। स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात होने जा रही है। अगर हम स्ट्रक्चर बाहर से देखें तो उसे क्या बोला जाएगा? एक्सटर्नल स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन। अगर हम उसको इंटरनली देखें तो उसे क्या बोला जाएगा? इंटरनल स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन। अब ध्यान से सुनिएगा, जो एक्सटर्नल स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन है, बाहरी बनावट जो है, उसी को क्या बोला जाएगा? मॉर्फोलॉजी। ठीक है, और जो ये हो गया बाह्य संरचना। ठीक है, तो बाह्य संरचना ही क्या हुआ? मॉर्फोलॉजी। और जो अंतः संरचना होगा उसे क्या बोला जाएगा? उसे एनाटॉमी कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? एनाटॉमी कहा। तो एक्चुअली हम यहाँ पे इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी के बारे में। किसके मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी के बारे में बात करने वाले हैं? प्लांट के बारे में भी बात करेंगे और एनिमल्स के बारे में भी बात करेंगे। ठीक है, तो बाह्य संरचना और अंतः संरचना के बारे में बात करें, मॉर्फोलॉजी के बारे में बात करनी है और एनाटॉमी के बारे में बात करनी है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे प्लांट्स के बारे में, और अपना पहला जो चैप्टर इसमें आ रहा है वो आ रहा है, देखिए क्या लिखा हुआ है, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लोरिंग प्लांट। कौन है फ्लोरिंग प्लांट? एंजियोस्पर्मिक प्लांट। कौन है? एंजियोस्पर्मिक प्लांट। चलिए, अब यहां पे सबसे पहले हमें एक बायोग्राफी पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है ये बायोग्राफी। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट बायोग्राफी होते हैं वो सब हम लोग पढ़ते चल रहे हैं पूरा का पूरा। ठीक है, जहां इंपॉर्टेंट नहीं रहता है वहां पे एक या दो लाइनें पढ़ते हैं। ये बायोग्राफी पूरी की पूरी इंपॉर्टेंट है, इसकी एक एक लाइन हमें याद करनी पड़ेगी। बहुत इंपॉर्टेंट है ये बायोग्राफी। तो सबसे पहले पहचानते हैं इन्हें, ये जो लेडी हमारे सामने है। तो सबसे पहली बात कि ये जो है ये हमारे सामने ये लेडी है। क्या नाम है लेडी का? लेडी का नाम बताइए। लेडी का नाम है कैथरीन। क्या नाम है? कैथरीन नाम है लेडी का। तो लेडी का पूरा नाम क्या है? नाम है कैथरीन एसाउ। क्या नाम है? कैथरीन एसाउ नाम। ठीक है, तो कैथरीन एसाउ नाम है, नाम याद रखना। इसमें 5-6 सवाल हैं जो हमें याद होने चाहिए, जो बहुत महत्वपूर्ण है। उन पे फोकस करते हैं, वो सारे सवाल पहले याद कराते हैं आपको। तो सबसे पहली बात और पहला सवाल मैं आपको ये याद कराने जा रहे हैं कि कैथरीन कब पैदा हुई थी? कैथरीन पैदा हुई थी 1898 में। ठीक है, वो भी किस जगह पैदा हुई थी? यूक्रेन में। ठीक है, तो पहला सवाल आपको याद कराया कि कैथरीन कब पैदा हुई थी। तो कैथरीन पैदा हुई थी 1898 में। कहां पैदा हुई थी? यूक्रेन में। तो 1898 में यूक्रेन में। ये पहला सवाल जो हम यहां से याद करना चाह रहे हैं इस बायोग्राफी से। 5-6 लाइनें आपको बताने जा रहा हूं जो आपको हमेशा याद रहनी चाहिए इस बायोग्राफी से। ये दूसरी बायोग्राफी है जो दोनों एनसीईआरटी मिला के सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली बायोग्राफी जो इंपॉर्टेंट है वो है अर्नेस्ट मायर की, जो हम बाद में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, जिसमें हम जानेंगे कि 20वीं शताब्दी का डार्विन किसे कहा जाता है। अर्नेस्ट मायर को कहा जाता है। तो वो बायोग्राफी नंबर 1 पे है। नंबर 2 पे ये बायोग्राफी है जो बहुत महत्वपूर्ण है हमारे लिए। तो 5-6 सवाल जो बिल्कुल आपको रटे होने चाहिए, उसी के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो पहला सवाल आपको ये बता रहे हैं कि ये जो लेडी है जिनका नाम है कैथरीन, ये कैथरीन कहां पैदा हुई थी? यूक्रेन में पैदा हुई थी। कब पैदा हुई थी? 1898। और आपको बता दें, अगर आपको याद हो तो 1898 में ही, बिल्कुल सही, आपको तो याद है। तो गोल्जी बॉडी की डिस्कवरी किसके द्वारा की गई थी? कैमिलो गोल्जी के द्वारा। ठीक है, तो आइए इस सन को यहां पर हाईलाइट करिए।
और हाईलाइट करने के बाद आगे वही किनारे लिखिए गोल्जी बॉडी, ब्रैकेट में साइंटिस्ट का नाम लिखिएगा। क्या नाम है साइंटिस्ट का? क्या नाम है साइंटिस्ट का? कैमिलो। कौन सा सन है? 1898। तो दो बातें आपको याद करा दी। 1898 में एक गोल्जी बॉडी की डिस्कवरी कैमलो गोल्जी के द्वारा, और दूसरा कैथरीन ईसाऊ पैदा हुई थी इसी सन। ठीक है, चलिए तो एक ये सवाल इस बायोग्राफी से हमें याद करनी है। कुछ और सवाल आपको दिखाते हैं। इन्होंने अपने एग्रीकल्चर की स्टडी कहां से की है? रसिया और जर्मनी से की है। ठीक है, हम पूरा पढ़ रहे हैं, जो मेन पॉइंट आएगा तो उसको पूरा हमें हाईलाइट करना रहेगा। तो अपनी एग्रीकल्चरल स्टडी इन्होंने कहां से किया है? रसिया और जर्मनी से किया है। और इन्होंने अपना जो डॉक्टरेट है, जो पीएचडी है, वो कहां से? यूनाइटेड स्टेट से। किस सन में? 1931। ठीक, तो अभी तक ये वाला सवाल हमें याद रखना है कि कैथरीन कब और कहां पैदा हुई थी। तो आपने याद कर लिया, यूक्रेन 1898। ये पहला सवाल जो हमें अभी याद रखना है, हमेशा याद रखना है। चलिए आगे आइए, अगला सवाल ये है, ये भी सवाल है। ठीक है, और क्या कह रहा है? इन्होंने ही अपने शुरुआती जो लेख हैं, पब्लिकेशन, जब वैज्ञानिक होता है तो लेख लिखता रहता है ना कुछ ना कुछ, तो शुरुआती पब्लिकेशन में, शुरुआत के लेख में ही इन्होंने ये बता दिया था। क्या बता दिया था? ध्यान से सुनिएगा। जो कर्ली टॉप वायरस है, वायरस, वो वायरस जो प्लांट पे अटैक करता है, तो जो कर्ली टॉप वायरस है, ये प्लांट में इंफेक्शन फैलाता है किस टिश्यू से? वाटर कंडक्टिंग टिश्यू की फूड कंडक्टिंग टिश्यू? फूड, तो फूड कंडक्टिंग टिश्यू कौन सा है? तो ट्रू एंड फॉल्स में अगर मैं सवाल दूं और मैं कहूं कि कैथरीन ईसाऊ ने यह बताया था कि जो कर्ली टॉप वायरस है वो स्प्रेड होता है, वो फैलता है, तो कैसे फैलता है? जाइलम से कि फ्लोएम से? फ्लोएम से। तो ये सवाल रहेगा, फ्लोएम टिश्यू को आप हाईलाइट कर लो। ठीक है, फ्लोएम टिश्यू को हाईलाइट कर लो आप। ठीक, फ्लोएम टिश्यू। आगे आइए। अब वो चार सवाल जिनके बारे में मैं बात कर रहा था, आप जल्दी से वो चारों सवाल याद करिए। चलिए, ये चार सवाल आपको याद करने हैं, ध्यान से देखिए जरा। तो दो बुक का नाम लेने जा रहे हैं जो कैथरीन की बुक है। एक जो 1954 में जो बुक पब्लिश हुई है, उसका नाम है, क्या नाम है? प्लांट एनाटॉमी। ठीक है, ये सबके सब सवाल आपको याद रहने चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये बायोग्राफी। तो 1954 में कैथरीन की कौन सी बुक पब्लिश हुई है? प्लांट एनाटॉमी। और 1960 में कौन सी बुक पब्लिश हुई है? एनाटॉमी ऑफ सीड प्लांट।
तो 1954 में प्लांट एनाटॉमी और 1960 में एनाटॉमी ऑफ सीड प्लांट। अब आपको याद रखना है, एक सवाल देगा, कहेगा कि इन दोनों बुक में से किसको कंसीडर किया जाता है प्लांट बायोलॉजी का इंसाइक्लोपीडिया? व्हाट इज इंसाइक्लोपीडिया? विश्वकोश। कहने का मतलब कि अगर प्लांट से जुड़े हुए जो भी जानकारी आप चाह रहे हो वो इस बुक में मिल जाएगी। तो कौन सा बुक है कैथरीन की जिसे प्लांट बायोलॉजी का इंसाइक्लोपीडिया बोला जाता है? तो इंसाइक्लोपीडिया किसे बोला जाता है? एनाटॉमी ऑफ सीड प्लांट। और ये बुक कब पब्लिश हुई है? 1960 में। तो 1960 में जो बुक पब्लिश हुई है नाम है एनाटॉमी ऑफ सीड प्लांट, और उसको बोला जाता है इंसाइक्लोपीडिया। तो बोला ही जाता है, साथ में और क्या बोला जाता है? बैक्टर। क्या बोला जाता है? बैक्टर भी बोला जाता है। ठीक है, बैक्टर ऑफ प्लांट बायोलॉजी कहने का मतलब यह है कि हर एक जानकारी बहुत बारीकी तौर पे दी हुई है। मतलब आपके मन में जो भी सवाल आएगा प्लांट बायोलॉजी से जुड़ा हुआ ना, वो सब इसमें लिखा हो, सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। इसी वजह से प्लांट बायोलॉजी का विश्वकोश कहा जा रहा है। तो किसे कहा जाता है प्लांट बायोलॉजी का विश्वकोश? किसे बोला जाता है प्लांट बायोलॉजी का बैक्टर? कब पब्लिश हुआ है? ये दोनों सवाल आपके क्लियर हो गए? अब दो ऑनर के बारे में, दो सम्मान के बारे में बात करने वाले हैं जिससे ये सम्मानित हुई है लेडी। तो एक है, एक सम्मान जो इन्हें प्राप्त हुआ 1957 में। ठीक है, कौन सा सन है? तो ये है 1957। 1957 में, 1957 में ये चुनी गई इस ऑनर के लिए। क्या नाम है? नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस। इसके लिए नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस। ठीक है, और ये सम्मान प्राप्त करने वाली ये पूरे दुनिया की छठी महिला। ठीक है, तो ये छठी महिला है इस सम्मान को प्राप्त करने वाली। कौन सा सम्मान? NAS, है ना? व्हाट इज NAS? नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस। ओके, अब 1989 में, ठीक है, 1989 में एक और ऑनर इनको मिला है, और वो है, ये लिखा है नैस, ये लिखा है न म स, न म स, नैस एंड नमस, याद कराने के लिए न म स, नेशनल मेडल ऑफ साइंस, है ना? इसको क्या बोला? नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस। ये क्या है? नेशनल मेडल ऑफ साइंस। ठीक है, तो 1957 में किससे सम्मानित हुई है ये? और ये 6th वुमेन है पूरे दुनिया की ये सम्मान रिसीव करने वाली। 1989 में इनको एक और सम्मान दिया गया, वो है नेशनल मेडल ऑफ साइंस। नेशनल मेडल से ये सम्मानित हुई 1989 में। उस समय अमेरिका के जो प्रेसिडेंट थे उनके हाथों से, और उस समय अमेरिका के जो प्रेसिडेंट थे वो थे जॉर्ज बुश। ठीक है, तो जॉर्ज बुश के हाथों से कौन सा सम्मान मिला हुआ है कैथरीन को? नौ म स। अरे नौ म स, नेशनल मेडल ऑफ साइंस। तो दो ऑनर के बारे में बात करिए और दोनों सन हमें बताइए, जल्दी बताइए दोनों। व्हाट इज नैस? नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस। व्हाट इज नमस? नेशनल मेडल ऑफ साइंस। कौन सा ऑनर प्राप्त करने वाली ये छठी महिला है दुनिया की? कौन सा ऑनर इनको जॉर्ज बुश के हाथों से मिला है? तो तुम्हारे सामने 1 2 3 4, ये 4 लाइन है, और ये 1898 यूक्रेन। आपको याद रखना है ना, इंपॉर्टेंट है ये सवाल, इस बायोग्राफी से आपको याद रखना, भूलिएगा नहीं। ठीक है, तो ये आपको जरूर जाना है, इससे ये पढ़ के जरूर जाना है। ठीक है ना, चलिए। ओके, अब इस बायोग्राफी को पढ़ने के बाद, यही इसमें सवाल थे। ठीक है, इस बायोग्राफी के बाद हम लोग जानेंगे सबसे पहले रूट की मार्फोलॉजी। ठीक, अब रूट की मार्फोलॉजी में एक फ्लो चार्ट, आपने इसको नोट कर लिया था ना? तो जल्दी नोट करिए जो नहीं लिखा।
तो ग्रोथ हमने पढ़ा था ना प्लांट फिजियोलॉजी में। तो पहला स्टेप क्या है ग्रोथ का? फर्स्ट स्टेप ग्रोथ का फर्स्ट स्टेप सीड का जर्मिनेशन। ठीक है, चलिए। तो सबको मालूम है सीड में क्या होता है? एम्ब्रियो। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लोरिंग प्लांट पढ़ा था तो बताया था सीड में नेक्स्ट जनरेशन का प्रोजिनेटर क्या है? एम्ब्रियो। ये सवाल याद है सबको? तो सीड में अगले जनरेशन का प्रोजिनेटर क्या है? एम्ब्रियो। अगर आपको एम्ब्रियो याद है तो आपको याद होगा एम्ब्रियोनल एक्सिस होता है। एम्ब्रियोनल एक्सिस के एक एंड पे रेडिकल और दूसरे एंड पे प्लीम्यूल होता है। इसी पे अगर एक कोटिलेडन लगा होगा तो मोनोकार्प, दो लगे रहेंगे तो डाइकार्प। ये प्लीम्यूल है, ये क्या है? रेडिकल है। ये क्या है? इपीकॉटिल। ये क्या है? हाइपोकॉटिल। इधर आइए, तो अब इसको ध्यान से देखिए। तो सीड में है एम्ब्रियो और एम्ब्रियो में है रेडिकल। एम्ब्रियो में है रेडिकल। यही रेडिकल बनाता है किसको? रूट सिस्टम। तो एम्ब्रियो का जो रेडिकल है वो बनाता है रूट। आर फॉर रेडिकल, आर फॉर रूट। और सीड के एम्ब्रियो में जो प्लीम्यूल है वो बनाता है स्टेम। वो बनाता है स्टेम। तो यहीं से शुरू कर लेते हैं। तो देखिए एम्ब्रियो का रेडिकल रूट बनाएगा। ध्यान से सुनिए। अब ध्यान सुनिए, लिखे नहीं यार, सब एनसीईआरटी में जो लिखा है उसी को लिखा हूं, कुछ अलग से एक भी लाइन नहीं लिखा है यहाँ पे। चलिए ध्यान से सुनिए। तो रेडिकल का जो डायरेक्ट इलांगेशन है इसे क्या बोला जाता है? प्राइमरी रूट। तो ये देखिए रेडिकल के डायरेक्ट इलांगेशन से क्या इमर्ज हो रहा है? इमर्ज हो रहा है प्राइमरी रूट। अब ध्यान से सुनिए। तो ये रेडिकल है, रेडिकल का इलांगेशन क्या बना लिया? प्राइमरी रूट। प्राइमरी रूट से ये ब्रांच निकला, ये ब्रांच निकला, ये ब्रांच निकला, ये ब्रांच निकला। अगर ब्रांच प्राइमरी रूट से निकलेगा तो उसे क्या बोला जाएगा? सेकेंडरी। अगर ब्रांच सेकेंडरी से, अच्छा सेकेंडरी तो ये भी है। अरे देखो जो डायरेक्ट प्राइमरी से निकला है वो सब के साथ तो सेकेंडरी ये भी है, सेकेंडरी ये भी है। लेकिन हाँ, अगर ये ब्रांच कहां से निकला है? सेकेंडरी से, तो उसका क्या नाम होगा? टर्सरी। दोबारा सुनो। रेडिकल का डायरेक्ट इलांगेशन क्या बनाता है? प्राइमरी रूट। प्राइमरी रूट जो है वो बनाता है सेकेंडरी, टर्सरी। और टर्सरी से कोई रूट निकलेगा ना तो क्या बोला जाएगा? क्वाटनरी बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा? क्वाटनरी। फिलहाल प्राइमरी के अलावा जो भी रूट यहां एराइज हो रहा है सबको बोला जाएगा लेटरल रूट। क्या बोला जाएगा? लेटरल। तो लेटरल में कौन सा आ जाएगा? सेकेंडरी आ जाएगा, टर्सरी आ जाएगा, ये सब आ जाएगा। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। प्राइमरी रूट और उसके ब्रांचेज को मिला लो। ये तो प्राइमरी रूट है और ये जो ब्रांचेज है इसके, इन सबको मिला लो। सबको मिला देने के बाद क्या बन जाता है? तो बहुत क्लियर। रेडिकल के डायरेक्ट इलांगेशन से क्या बन गया है? प्राइमरी रूट। प्राइमरी रूट से डिफरेंट आर्डर के लेटरल रूट निकलते हैं। प्राइमरी रूट और उसके ब्रांचेज को मिला करके क्या बोला जाता है? टैप रूट। टैप रूट पाया जाता है डाइकाट, है ना। मोस्ट कॉमन एग्जांपल जो एनसीईआरटी में डाइकाट के लिए बार बार यूज कर रहा है वो क्रूसीफेरी का पौधा है, मस्टर्ड। ठीक है, फिलहाल हम लोग कई फैमिली पढ़ने वाले हैं तो ढेर सारे डाइकाट के नाम आपको याद होने वाले हैं। तो डाइकाट हो गया। इधर आइए, अब ध्यान से सुनिएगा। अगर आप मोनोकाट की बात करोगे तो जो प्राइमरी रूट होता है वो क्या होता है? शॉर्ट लिव्ड होता है। मतलब मैं ये कह रहा हूं कि रेडिकल के डायरेक्ट इलांगेशन से प्राइमरी रूट बनेगा, लेकिन ये प्राइमरी रूट क्या होता है? शॉर्ट लिव्ड होता है। और उस रूट के जगह पे क्या आ जाता है? साफ ताजा पूरा गुच्छा आ जाता है। किसका? रूट्स का। तो ढेर सारे रूट्स का गुच्छा आ जाता है जो स्टेम के बेस से राइज होते हैं। और ऐसे रूट को क्या बोला जाता है? फाइब्रस। क्या बोला जाएगा? फाइब्रस। किसकी बात हो रही है? मोनोकाट की। तो सिंपल, डाई काट में कौन सा रूट सिस्टम?
मोनोकाट में कौन सा रूट सिस्टम? फाइब्रस। मोनोकाट के लिए एग्जांपल व्हीट और राइस का लिया। ये दोनों सवाल क्लियर है तुम्हें? तो कैसे बनता है टैप रूट? प्राइमरी रूट और उसके ब्रांचेज को मिला के क्या बोला जाता है? रेडिकल का डायरेक्ट इलोंगेशन क्या कहलाता है? प्राइमरी रूट। तो रेडिकल का डायरेक्ट इलोंगेशन है प्राइमरी रूट, उसके ब्रांचेज को मिला लोगे तो बन जाएगा टैप रूट। मोनोकाट की बात करोगे तो जो प्राइमरी रूट है वो शॉर्ट लिव्ड है, उसके जगह पे रूट का पूरा गुच्छा आ जाता है और बोला जाता है फाइब्रस रूट। टैप रूट डाई काट में पाया जाएगा और फाइब्रस रूट पाया जाएगा मोनोकाट में। ये अपना तीसरा सवाल, इसको ध्यान से सुनना। ठीक है, इसको ध्यान से देखना। तो रेडिकल के अलावा, रेडिकल के अलावा प्लांट के और किसी पार्ट से, रेडिकल नहीं होना चाहिए, रेडिकल के अलावा प्लांट का कोई भी पार्ट हो सकता है। तो रेडिकल के अलावा अगर प्लांट के किसी पार्ट से रूट एराइज हो रहा है तो ऐसे रूट को क्या बोला जाता है? एडवेंटिशियस। क्या बोला जाता है? एडवेंटिशियस। क्या सुने हो, क्या सीखा, क्या कहा, क्या कहा? रेडिकल के अलावा प्लांट का कोई सा भी हिस्सा अगर उससे रूट बन रहा है तो क्या बोला जाएगा, क्या कहा जाएगा? एडवेंटिशियस। जैसे मान लो स्टेम से आपको दिख रहा है कि स्टेम से रूट निकल रहा है तो क्या बोलोगे? अगर आपको दिख रहा है कि पत्तियों से, लीफ से रूट निकल रहा है, क्या बोलोगे? अच्छा मेरा सवाल सुनो, प्लीम्यूल से रूट बन रहा है तब भी एडवेंटिशियस। प्लीम्यूल से जनरली क्या बनना चाहिए? स्टेम बनना चाहिए, लेकिन मैं कह रहा हूं प्लीम्यूल से रूट बन रहा है, कौन सा रूट कहा जाए? बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट, रेडिकल के अलावा प्लांट के किसी और हिस्से से अगर रूट बन रहा है तो रूट को बोला जाएगा एडवेंटिशियस। है ना? 3 एग्जांपल जो लिखे हुए हैं, जल्दी से आप बताइए क्या क्या है। ग्रास, मॉन्स्टेरा और बरगद। बनियन प्लांट है, कौन सा है? बनियन प्लांट। ठीक है ना? चलिए, तो ग्रास हो गया, मॉन्स्टेरा हो गया और बनियन ट्री है, बरगद का पेड़ है। ये 3 एग्जांपल हो गए जहां पे आपको याद करना है एडवेंटिशियस रूट के बारे में। सीख लिया तीनों? तो किसे बोला जाता है टैप रूट? प्राइमरी रूट और उसके ब्रांचेज को मिला के बोला जाता है। किसे बोला जाता है? फाइब्रस रूट। टफ टफ रूट आ जाता है प्राइमरी रूट के जगह पे, रेडिकल के अलावा कोई और पार्ट बना रहा है, रूट को बोला जाएगा एडवेंटिशियस। चलिए देख लेते हैं एनसीईआरटी में क्या दिया हुआ है, आपने क्या याद किया है और इसमें क्या लिखा हुआ है। जल्दी देखते हैं। चलो भाई ध्यान से सुनिए, देखिए इधर। हाँ ये देखिए, मेजोरिटी ऑफ डाई काट प्लांट डायरेक्ट इलांगेशन रेडिकल का क्या बनाता है? प्राइमरी रूट ग्रो करेगा सॉइल में। रूट का ग्रोथ तो पॉजिटिव जियोट्रॉपिक है, ये तो ग्रोथ में भी हमने पढ़ा था। तो सॉइल में ग्रो कर रहा है, क्या बियर करेगा? मतलब प्राइमरी रूट से क्या इमर्ज आउट हो रहे हैं? लेटरल रूट, सेवरल ऑर्डर, जैसे कि सेकेंडरी, टर्सरी, ये सब बोला जा रहा है। ठीक है, अब ध्यान से सुनना। प्राइमरी रूट और इसके ब्रांचेज को मिला के क्या बोला जाता है? जैसा कि हम देख सकते हैं सरसों के प्लांट में, मस्टर्ड प्लांट में, डाइकाट का एग्जांपल है। इधर आओ, मोनोकाट के प्लांट, मोनोकाट की बात करो। मोनोकाट में प्राइमरी रूट क्या होता है? शॉर्ट लिव्ड होता है। उसके जगह पे क्या आ जाता है? ढेर सारे रूट आ जाते हैं, जो कि कहां से इमर्ज हो रहा है? स्टेम के बेस से इमर्ज हो रहा है। क्या बना रहा है? फाइब्रस रूट सिस्टम, जैसे कि व्हीट और राइस के प्लांट। फिर दिया एग्जांपल। आगे आइए, जैसे 3 एग्जांपल, ग्रास हो गया, मोस्टेरा हो गया, बनन ट्री हो गया, बरगद का पेड़ हो गया। यहां पे रेडिकल के अलावा प्लांट का कोई और हिस्सा बना रहा है रूट, तो ऐसे रूट को क्या बोला जाएगा? याद रखिए। ठीक है, आइए अब रूट के फंक्शन के बारे में बात करेंगे। रूट का क्या फंक्शन है? रूट का फंक्शन है वाटर और मिनरल का एब्जॉर्प्शन
कंडक्शन नहीं बोला हूं, क्या कहा हूं? कंडक्शन बोलेंगे तो किसका कार्य हो जाएगा? स्टेम का हो जाएगा। तो ये तो एब्जॉर्प्शन की बात हो रही है, तो रूट का। दूसरा क्या है? दूसरा है एंकरेज की बात। व्हाट इज एंकरेज? किससे एंकरेज करने की बात? हाँ, जुड़ने की बात। किससे जुड़ने की बात हो रही है? सॉइल से जुड़ने की बात हो रही है। अरे भाई, रूट से जुड़ा रहेगा तभी तो पौधा जो है वो इरेक्ट खड़ा रहेगा और लीफ, फ्लावर, फ्रूट उसके ब्रांचेज पे लगेंगे। ठीक है, तो दूसरा है एनकरेज। तीसरा है फूड मटेरियल को स्टोर करना। और चौथा है प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर सिंथेसाइज करना। चारों फंक्शन पे नंबर दीजिए, 1 2 3 4। और अगर आपको याद हो गया तो चारों बता दीजिए। मैं बता दे रहा हूं, एक वाटर और मिनरल का एब्जॉर्प्शन। तीन आप बता दो। एंकरेज देना, मजबूती देने का कार्य। और बताइए। और और क्या है? फूड मटेरियल को स्टोर करना। एक और बताइए। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर आपने पढ़ ही रखा है ना? तो साइटोकाइनिन के सिंथेसिस में क्या नोट कराया था? साइटोकाइनिन साइट ऑफ सिंथेसिस याद है ना? पांचों फाइटो हार्मोन लाइन से लिखे थे। डिस्कवरर का नाम लिखा था, नाम देने वाले का नाम लिखा था, साइट ऑफ सिंथेसिस लिखा था। साइट ऑफ सिंथेसिस में क्या लिखा था? लिखा था रूट एपाइस, डेवलपिंग सूट बड एंड यंग फ्रूट। यही लाइन ही लिखी थी। क्या लिखा था? रूट एपाइस, डेवलपिंग सूट बड एंड यंग फ्रूट। एंड यंग फ्रूट। ठीक है, चलिए। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आपको याद आया ना कि यहाँ पे बनता है फाइटो हार्मोन। तो नंबर दीजिए 1 2 3 4 इसके फंक्शन के लिए। दे दिया? तो ये इसके फंक्शन के लिए नंबर रूट के क्या कार्य हैं? हाँ, ये भी बात आप जानते हैं। वैसे तो मेरिस्टेम या टिश्यू हम बाद में पढ़ने वाले हैं। फिलहाल सूट एपिकल मेरिस्टेम डेवलप, सूट सिस्टम डेवलप हुआ है किससे? सूट एपिकल मेरिस्टेम से। और रूट सिस्टम डेवलप हुआ है किससे? रूट एपिकल मेरिस्टेम। मेरिस्टेम की पहचान डिवाइडिंग सेल ग्रोथ वाले चैप्टर में बताया था। बाकी टिश्यू जब पढ़ेंगे, अब पढ़ने वाले हैं टिश्यू, अब डिटेल में बात होगी इसके बारे में। ठीक है, चलिए फिलहाल ये देखिए। हाँ, अगर हम इस वाले रूट का नाम पूछे तो प्राइमरी है, सेकेंडरी है कि टर्सरी है? देखिए इधर, ये कौन सा है? ये तो प्राइमरी है। उससे जो इमर्ज हुआ वो, अब सेकेंडरी की जो ब्रांच होगी वो टर्सरी। ये टर्सरी है ना? सब कुछ पूरा मिला लोगे तो क्या बन जाएगा? टैप रूट बन जाएगा। चलिए तो फोटो देख लेते हैं। ये देखिए, देखो यार, ये जो पूरा पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है, ये जो आ रहा है नीचे तक, यही क्या है? प्राइमरी। अब इससे जो ब्रांच निकलेगा, चाहे सेकेंडरी हो चाहे टर्सरी हो, वो सब के सब क्या बोले जाएंगे? लेटरल। प्राइमरी रूट और उसके ब्रांचेज को मिला के ही क्या बोला जाता है? ये कौन सा रूट है? ये टैप रूट है ना? इधर देखिए, ये है स्टेम। स्टेम के बेस से ढेर सारे रूट आपको दिख रहे हैं, तो ये कौन सा है? इधर कितना क्लियर है, ये रूट कहां से इमर्ज हो रहा है? स्टेम है यार। तो स्टेम से रूट निकल रहा है तो क्या बोला जाएगा? एडवेंटिशियस कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? एडवेंटिशियस कहा जाएगा। ठीक है। हाँ, अब इस पे, इसी फोटो पे मैं जितने पॉइंट नोट करने जा रहा हूं सब इस पे लिखिए। इसी फोटो पे नोट करिए।
चलिए इसको देखते हैं पहले। ये क्या दिखाया जा रहा है, ये है फिजियोलॉजिकल जोन। क्या बोला जाएगा, ये है रूट का फिजियोलॉजिकल जोन। क्या बोला जाएगा, रूट का फिजियोलॉजिकल जोन है। और रूट के फिजियोलॉजिकल जोन को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। आपको ग्रोथ के फेजेज याद है, जो ग्रोथ वाले चैप्टर में आपको याद कराया था, ग्रोथ वाले चैप्टर में याद कराया था आपको ग्रोथ के फेजेज। क्या याद कराया था, मीम याद कराया था, कहा था MEM, याद आया। तो जो फेज ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी, इलोंगेशन फेज, मैचुरेशन फेज, ठीक है। तब फेज बोल रहे थे, आज जोन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, जोन बोलने जा रहे हैं। तो देखिए इधर ये है जोन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी, और कह रहे थे ना फेज ऑफ डिवीजन या फेज ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी। तो ये जोन है डिवीजन का, या जोन क्या बोला जाएगा, जोन के बजाय हम और क्या बोल सकते हैं, रीजन बोल सकते हैं। चलिए इसके बाद ये क्या है, ये है इलोंगेशन जोन। ये क्या है, मैचुरेशन है। तो जैसे तब आपने याद किया था मीम, आज भी लिखा हुआ है मीम, ठीक है। इधर देखिए, अगर आप इस पॉइंट पे हैं जहां से स्टेम एराइज हुआ होगा, ये रूट है तो इसके ऊपर क्या होगा, इधर क्या होगा, स्टेम होगा, है ना। तो वो पॉइंट जहां स्टेम और रूट मिल रहे हैं वही पॉइंट क्या है, बेस है। वो बेस स्टेम का भी है और वो बेस रूट का भी है। तो ये रूट का बेस हुआ, तो ये रूट का ये क्या हुआ, एपेक्स हुआ, ठीक है। तो अब इसको पढ़ना शुरू कर रहे हैं। ये बेस है और ये है एपेक्स। हम क्या करने जा रहे हैं, फेजेज में, फेजेज जो आपको याद कराया था उसी सीक्वेंस में पढ़ने जा रहा हूं। तो फेज हम लोग कैसे पढ़े थे, मेरिस्टेमेटिक, फिर इलांगेशन, फिर मैचुरेशन, बिल्कुल सिमिलर। यहां देखिए, तो एपेक्स से शुरू करिए। तो रूट के सबसे एपेक्स पे, सबसे किनारे आपको क्या दिखेगा, रूट कैप, है ना। रूट कैप थिम्बल लाइक नुकीला स्ट्रक्चर है ये, और यही नुकीला स्ट्रक्चर जो क्या है, रूट कैप। अब काम बताइए, क्या काम होगा, क्या काम होगा, प्रोटेक्शन, है ना। कैप है ना। तो कैप क्या करेगा भाई, प्रोटेक्ट करेगा। तो प्रोटेक्शन है, और इसके अलावा सॉयल में इसका रास्ता बनाने का कार्य कर रहा है। आपको मालूम है कि रूट है, रूट कैसे ग्रो करता है, ग्रेविटी के डायरेक्शन में, ग्रेविटी के अलोंग, ग्रेविटी के डायरेक्शन में ग्रो करता है। अब ग्रेविटी के डायरेक्शन में ग्रो करने के लिए तो सॉयल में और अंदर तक पेनिट्रेट करके जाना होगा। तो उस पेनिट्रेशन के लिए कौन हेल्प करेगा, रूट का। तो एक तो प्रोटेक्शन और दूसरा काम है पेनिट्रेशन। तो पेनिट्रेशन के लिए ये देखिए क्या लिखा है, मेक इट्स वे इन सॉयल, रूट में, रूट का रास्ता बना देता है सॉयल में। कौन, रूट कैप। रूट कैप के दो काम जल्दी से बताइए हमें, प्रोटेक्शन और पेनिट्रेशन। पी, प्रोटेक्शन एंड पेनिट्रेशन, ओके। चलिए, अच्छा आपको याद है कि मेरिस्टेमेटिक जोन में जो सेल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, कुछ बातें नोट कराई थी, थिन वॉल, सेलुलोजिक, टोटिपोटेंट, है ना, डेंस साइटोप्लाज्म, प्रोमिनेंट न्यूक्लियाई, मोर नंबर ऑफ प्लाज्मोडेस्मेटिक कनेक्शन, वो सेल्स यहाँ मौजूद हैं, है ना। तो अब रूट कैप के दोनों कार्य बताने के बाद जो अगला सवाल आपको याद कराने जा रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा, कहाँ लोकेटेड है जोन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी। जोन के लिए ये रीजन भी टर्म बोल सकता है। तो क्या आंसर आपने याद किया, ये आपने याद किया, ध्यान से पढ़िए क्या लिखा है, फ्यू मिलीमीटर एबव द रूट कैप। सेंटीमीटर नहीं लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, फ्यू मिलीमीटर एबव। तो रूट कैप के कुछ मिलीमीटर ऊपर ही क्या पाया जाता है, जोन पाया जाता है मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी का। तो कहां है जोन मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी का, फ्यू मिलीमीटर एबव द रूट कैप।
बहुत पुराने सवाल अगर आपको दिखेंगे तो उसमें लिखा होगा जस्ट बिहाइंड रूट कैप, ठीक है। लेकिन अब ये सवाल आएगा तो ये ऑप्शन उनको देना पड़ेगा, ठीक है। कौन सा ऑप्शन? फ्यू मिलीमीटर अबव द रूट कैप। तो रूट कैप के कुछ मिलीमीटर ऊपर ही क्या है? जोन है मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी का। आपको मालूम है ना कि डिवीजन मेरिस्टेमेटिक फेज में क्या होता है? सेल्स का नंबर बढ़ता है। क्या बढ़ता है? नंबर। अब ये सेल अगले फेज में जाएंगे तो इस फेज में क्या होगा? सेल का साइज बढ़ेगा। तो इलांगेशन फेज में क्या होगा? साइज बढ़ेगा, ठीक है। तो अब जब इस फेज में साइज बढ़ेगा तो रूट की लंबाई बढ़ जाएगी। तो सवाल आपसे कहेगा कि कौन सा जोन है जो रिस्पॉन्सिबल है रूट के लेंथ को बढ़ाने के लिए? तो आंसर रूट ऑफ इलांगेशन। तो रूट की लंबाई बढ़ाने के लिए कौन सा जोन रिस्पॉन्सिबल है? इलांगेशन। क्योंकि इसी फेज में सेल का क्या होगा? साइज इनलार्ज होगा, तो लंबाई जो है रूट की बढ़ेगी इसी फेज के वजह से, इसी जोन के वजह से। अब इसके बाद इसके प्रॉक्सिमल, हम एपेक्स से बेस की ओर जा रहे हैं तो हम प्रॉक्सिमल बढ़ रहे हैं। अगर हम बेस से एपेक्स की ओर आएंगे तो डिस्टल जाएंगे। तो मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी के प्रॉक्सिमल जोन कौन सा है? इलांगेशन। इलांगेशन के प्रॉक्सिमल जोन कौन सा है? जोन ऑफ मैचुरेशन। छोटे बच्चों का सवाल, छोटे छोटे बच्चे भी ये सवाल जानते हैं। क्या? रूट हेयर किस जोन में पाया जाता है? कहां पाया जाता है? मैचुरेशन में। तो रूट हेयर कहां होता है? मैचुरेशन जोन में होता है। बहुत आसान सवाल है, गलत नहीं होना चाहिए। पता लगा आपको ये नहीं आ रहा, ये सब कोई जानता है। तो रूट हेयर किस जोन में है? जोन ऑफ मैचुरेशन में। एक सवाल तो ये कि किस जोन में होता है रूट हेयर। रूट हेयर यूनिसेलर होता है कि मल्टीसेलर होता है? यूनिसेलर होता है, ठीक है। चलिए इधर आइए, देखिए एक रूट में रिक्त स्थान है, रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है आपको। तो एक रूट में कितने रूट हेयर होते हैं? 100, 1000, लाख? क्या आंसर है? तो सही, मिलियंस में होते हैं, मतलब करोड़ों में होते हैं, मिलियंस में। तो एक रूट में करोड़ों की संख्या में रूट हेयर्स होते हैं, ठीक है। अब इससे क्या फायदा होगा? इससे सरफेस एरिया बढ़ जाएगा। सरफेस एरिया बढ़ जाएगा। क्यों सरफेस एरिया बढ़ाना चाह रहे हैं? वाटर और मिनरल के अब्जॉर्प्शन के लिए, वाटर और मिनरल के अब्जॉर्प्शन के लिए। चलिए, तो फिजियोलॉजिकल जोन में कौन कौन सा जोन आपको याद कराया? मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। सवाल जब आएगा ये तो आप ध्यान से पढ़िएगा। वो बेस से एपेक्स की ओर पूछ रहा है कि एपेक्स से बेस की ओर? जल्दीबाजी में आंसर मत करिएगा, नहीं तो इससे आसान सवाल पेपर में और क्या लोगे। तो ये गलत नहीं होना चाहिए, बस ध्यान से पढ़ना रहेगा। बाकी फेजेस तो आपको क्लियर ही है। तो एपेक्स से बेस की ओर जाएंगे तो कैसे फेज आएंगे? रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी, फिर इलांगेशन, फिर लेकिन अगर हम बेस से एपेक्स की ओर आए तो पहले मैचुरेशन, फिर इलांगेशन और फिर जोन ऑफ मेरिस्टेमेटिक। रूट कैप के फ्यू मिलीमीटर एबव पाया जाता है जोन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी। इतने सवाल हैं, जल्दी से जो भी छूटा हुआ है जल्दी से नोट करिए उसको। नोट कर लिया है? ओके, इसको देखिए। रूट कवर होता है अपने एपेक्स पे एक नुकीले स्ट्रक्चर से, जिसे क्या बोला जाता है? ठीक है। चलिए, एक तो प्रोटेक्ट कर रहा है, साथ में रास्ता बना रहा है रूट का, किसमें? सॉइल में। इसको याद कराया, फ्यू मिलीमीटर एबव रूट कैप क्या होता है? मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी का जोन होता है। अब इस जोन में जो सेल्स हैं पहले ही आपको याद करा लिया है, स्मॉल होंगे, थिन वॉल्ड होंगे और डेंस, ठीक है। और
नंबर बढ़ेगा तेजी डिवाइड होते हैं, यही पहचान होती है। चलो ये बताओ, जो सेल्स इनके प्रॉक्सिमल हैं वो इलांगेशन करेंगे, है ना, और वही जोन रिस्पॉन्सिबल होगा रूट की लंबाई बढ़ाने के लिए। तो ये कौन सा रीजन है? इलांगेशन है। ठीक है, अब इस जोन के बाद कौन सा जोन आएगा जो इसके प्रॉक्सिमल होगा? मैचुरेशन। अब यहीं पे इपिडर्मल सेल क्या बना लेते हैं? धागे नुमा जो संरचना है उसे क्या बोला जाएगा? रूट हेयर। रूट हेयर का काम बता दीजिए, वाटर और मिनरल का अब्जॉर्प्शन। सवाल जो थे सब इस पे नोट कर दिया था। फ्यू मिलीमीटर अबव द रूट कैप, लंबाई बढ़ाने के लिए जो है वो एलांगेशन। रूट हेयर कहां है? मैचुरेशन। यही सब सवाल है। और करेक्ट सीक्वेंस क्या होगा फिर जोन का? तो वो आपको याद ही है, मीम आपको याद कराया था वहां भी और यहां। ठीक है, बेस से एपेक्स की ओर जाए तो पहले क्या आएगा? मैचुरेशन। लेकिन एपेक्स से बेस की ओर जाए तो पहले क्या आएगा? जोन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी।
जल्दी नोट करिएगा। तो इसमें हम लोग देखते हैं क्या डिफरेंस है रूट और स्टेम का। रूट और स्टेम के डिफरेंस के बारे में बात कर ले रहे हैं, है ना। तो अभी हम लोग बात कर रहे थे रूट जो है ग्रो करता है ग्रेविटी के डायरेक्शन में, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी। तो क्या बोला जाए, रूट जो है पॉजिटिव जियोट्रॉपिक, ठीक है ना। तो रूट जो है, हाँ एक्सेप्शन को छोड़ के बात हो रही, तो रूट जो है वो पॉजिटिव जियोट्रॉपिक है। निगेटिव क्या होगा, लाइट की ओर नहीं जो है आकर्षित हो रहा है, उससे अवे जा रहा है ना, तो क्या बोला जाएगा, निगेटिव। तो पॉजिटिव जियोट्रॉपिक है और निगेटिव फोटोट्रॉपिक है। वही स्टेम को देखिए, वो निगेटिव जियोट्रॉपिक है लेकिन पॉजिटिव क्या, फोटोट्रॉपिक है ये, ठीक है। एक स्ट्रक्चर जो डिसाइड करेगा कि रूट है कि स्टेम है, वो है नोड और इंटरनोड का पाया जाना। अगर नोड और इंटरनोड मौजूद हैं तो किसके बारे में बात हो रही है। अगर नोड और इंटरनोड नहीं है तो वो स्टेम नहीं होगा, वो क्या हो सकता है, रूट होगा। तो कौन सा स्ट्रक्चर है जिससे हम डिस्टिंग्विश करेंगे, तो व्हाट आर फीचर, क्या लक्षण है जिससे हम स्टेम और रूट को अलग अलग पहचान सकते हैं, ठीक है। तो सबसे प्रमुख बात क्या है, जो स्टेम है वो क्या बियर करता है, नोड और इंटर नोड को रखता है। इससे पहले ही हम नोट कर चुके हैं कि स्टेम जो है वो किससे एराइज हुआ है, एम्ब्रियो का कौन सा स्ट्रक्चर है बताइए, प्लीम्यूल। प्लीम्यूल से बना हुआ है, प्लीम्यूल से बनता है, नोड और इंटर नोड रखता है, ठीक है, नोड और इंटर नोड रखता है। और नोड और इंटर नोड रखता है तो यहां देखिए किसी स्टेम या स्टेम के ब्रांच पे नोड ही वो जगह है जहां से क्या एराइज हो रहा है, लीव। तो पत्तियां कहां से एराइज होती हैं स्टेम पे, नोड से कि इंटर नोड से, तो पत्तियां एराइज होती हैं नोड पे, ठीक है। और ये याद रखना है, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है हमारे लिए, किस मैनर में, एक्रोपिटल मैनर की बेसिपिटल, एक्रोपिटल, किस मैनर में, एक्रोपिटल मैनर में एराइज होती है। तो लीफ कहां एराइज हो रहे हैं,
नोड पे कि इंटर नोड पे? हाँ, नोड पे। किस मैनर में? एक्रोपिटल अरेंजमेंट का पैटर्न है। अब इसको समझिए जरा, क्या मतलब है एक्रोपिटल। अगर आप देखोगे तो जो पत्तियां हमने स्टेम के बेस की ओर बनाई है, यही तो बेस है, ये बेस है। और ये क्या है? ये है स्टेम का एपेक्स। तो जो लीफ हमने बेस की ओर बनाया है उनका साइज देखिए, बड़ा बनाया है, बिगर बनाया है। कहने का मतलब बेस की ओर पुरानी पत्तियां हैं, और जैसे जैसे ऊपर हम जा रहे हैं पत्तियां कैसी होती जा रही हैं? नई, यंग। ओके, तो बेस की ओर हमें कैसी पत्तियां दिख रही हैं? पुरानी और बड़ी पत्तियां दिख रही हैं। और जैसे जैसे हम एपेक्स की ओर जा रहे हैं पत्तियां क्या होती जा रही हैं? नई होती जा रही हैं। इसी पैटर्न को क्या बोला जाता है? एक्रोपिटल। तो क्या होता है एक्रोपिटल मैनर? जो ओल्डर लीफ है वो बेस की ओर, और जो यंगर लीफ है वो एपेक्स की ओर होंगे। फोटो में ऐसा दिख भी रहा है। ये लीफ हमने जानबूझ के बड़ा बनाया, धीरे धीरे लीफ को क्या करते जा रहे हैं? छोटा करते जा रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है कि जो पुरानी पत्तियां हैं वो बेस की ओर हैं, और जो नई पत्तियां हैं वो, इसी पैटर्न को क्या कहा जाता है? इसी पैटर्न को बोला जाता है एक्रोपिटल। क्या बोला जाता है? एक्रोपिटल। तो पत्तियां कहां एराइज होती है स्टेम पे? नोड पे कि इंटर नोड पे? नोड पे। किस मैनर में? ठीक है। और आपको मालूम पत्तियां जो है इंपॉर्टेंट वेजिटेटिव स्ट्रक्चर होंगे, क्योंकि पत्तियों से ही क्या होता है? फोटोसिंथेसिस। और पूरा स्टेम, स्टेम का ब्रांच, लीफ, फ्लावर, ये सब के सब किससे डेवलप हुए हैं? सूट एपिकल मेरिस्टेम से। पूरा का पूरा सूट सिस्टम कौन बनाया है? सूट एपिकल मेरिस्टेम बनाया है। सूट एपिकल मेरिस्टेम। चलिए एक बात और समझनी है, इसको देखिए। ये स्टेम है, स्टेम के एपेक्स पे एकदम किनारे जो आपको बर्ड दिखाई दे रहा है उसे क्या बोला जाएगा? एपिकल बर्ड, आल्सो नोन एज टर्मिनल, टर्मिनल बर्ड। इसके अलावा, इसके अलावा आपको जितने भी बर्ड आपको दिखाई दे रहे हैं, और कहां दिखाई दे रहे हैं? लीफ के एक्जिल में। क्या होता है लीफ का एक्जिल? ये देखिए, ये है स्टेम या स्टेम का ब्रांच, ये ठीक है। और ये है कोई लीफ। आपने देखा यहां पे एक बन गया है एंगल। इसी एंगल को क्या बोला जाता है? लीफ का एक्सिल कहा जाता है। और हमेशा लीफ के एक्सिल में क्या मौजूद होता है? हमेशा लीफ के एक्सिल में क्या मौजूद होता है? तो हमेशा लीफ के एक्सिल में मौजूद होता है एक बर्ड। तो अब ध्यान से सुनिएगा। इसके अलावा, इसके अलावा इस स्टेम पे जितने भी बर्ड आपको दिखाई दे रहे हैं, ये चाहिए 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 चाहिए, ये सभी बर्ड किस नाम से जाने जाएंगे? एक्सिलरी। तो ये एक्सिलरी बर्ड है। एक्सिलरी बर्ड आगे चल के या तो ब्रांच बना लेगा या तो फ्लावर में बदल जाएगा। तो ब्रांच बना लेगा या फ्लावर में बदल जाएगा। तो कौन ब्रांच या फ्लावर बना लेगा? एक्सिलरी बर्ड। कितने प्रकार के बर्ड के बारे में जाना हमने? दो। जो स्टेम के टॉप पे होगा, एपेक्स पे होगा, उसे क्या कहा जाएगा? एपिकल या टर्मिनल। उसके अलावा जितने भी बर्ड हैं जो लीफ के एक्सिल में पाए जा रहे हैं वो सब क्या कहे जाएंगे? एक्सिलरी। क्या कहे जाएंगे? तो कैसे पहचाना जाता है? लीफ और स्टेम को कैसे अलग करेंगे? कौन नोड और इंटर नोड को रखता है? स्टेम रखता है भाई। क्रम से आने वाले किन्हीं भी दो नोड को पकड़ लीजिए, उन दो नोड के बीच का जो गैप होगा उसे क्या बोला जाए? इंटर। किन्हीं भी क्रम से आने वाले दो नोड को लीजिए, उनके बीच का जो गैप उसे क्या बोला जाएगा? इंटर नोड कहा जाएगा। क्या बोला जाएगा? इंटर नोड कहा जाएगा। ठीक है। The region of stem where leaves are born, तो कहां होती है लीफ बॉर्न? बताइए। नोड पे। जबकि इंटर नोड वो पोर्शन है जो दो नोड के बीच में आता है। स्टेम जो है वो बड रखता है। बड जो है वो टर्मिनल हो सकता है या एक्सिलरी हो सकता है। स्टेम जब यंग होता है तो हरा होता है, लेकिन जब वो पुराना हो जाएगा तो डार्क ब्राउन हो जाएगा। जब यंग स्टेम होता है तो फोटोसिंथेटिक होता है, बाद में जरूरत ही नहीं है फोटोसिंथेसिस की। बाकी जब इतने ब्रांचेज हो गए, इतनी पत्तियां हो गई हैं, तो फिर फोटोसिंथेसिस करने की रिक्वायरमेंट उस सिस्टम को तो नहीं है। ठीक है, चलिए मेन फंक्शन की बात करो तो ब्रांचेज बना के क्या बियर करेगा? लीफ, फ्लावर, फ्रूट। ठीक है, तो ब्रांचेज बना के लीफ, फ्लावर, फ्रूट को बियर करना पहला काम।
दूसरा हो गया कंडक्शन करना है वाटर मिनरल और फोटोसिंथेसिस का, फोटोसिंथेसिस का कंडक्शन कह रहे हैं, वाटर मिनरल का अब्जॉर्प्शन नहीं कहा है। अब्जॉर्प्शन किसका काम है? रूट का। ये क्या है? ये कंडक्शन है। किसका कंडक्शन? वाटर मिनरल और फोटोसिंथेसिस। इसके अलावा स्टोरेज नंबर 3 पे, नंबर 4 पे सपोर्ट, नंबर 5 पे प्रोटेक्शन और नंबर 6 पे वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। नंबर दीजिए 1 2 3 4 5 6, इस टाइम के 6 कार्य बताइए। नोट कर लिया है? जो भी पार्ट छूटा हो उसको जल्दी नोट कर लीजिए। चलिए तो ये देखिए, लीफ जो है वो इंपॉर्टेंट वेजिटेटिव ऑर्गन है। क्यों भाई, क्यों इंपॉर्टेंट है? क्या रोल है फोटोसिंथेसिस में? लीव्स ओरिजिनेट हुए हैं, आपके सामने नोट करके आ रहा हूं, किससे? शूट एपिकल मेरिस्टेम से। और किस पैटर्न में अरेंज्ड होते हैं ये भी अभी पढ़ के आ रहे हैं। कौन सा मैनर है? एक्रोपिटल मैनर है। कौन सा मैनर है? एक्रोपिटल। याद रखिएगा, ये बेसिपिटल अरेंजमेंट नहीं है, बेसिपिटल कुछ और होता है। जब इन्फ्लोरेसेंस पढ़ेंगे इसी चैप्टर में आगे तो जानेंगे क्या होता है। ठीक है, चलिए और क्या बात है। ये कहाँ डेवलप होता है? नोड पे। और हमेशा एक बर्ड दिखेगा इसके एक्जिल में। तो एक्जिल में जो बर्ड होगा उसे क्या बोला जाएगा? एक्जिलरी बर्ड। एक्जिलरी बर्ड आगे बना लेगा ब्रांच। हमने ब्रांच के अलावा फ्लावर भी लिखा है क्योंकि टिश्यू वाले चैप्टर में दिया है, या तो ये ब्रांच बना लेगा या तो ये फ्लावर बना लेगा, इसी वजह से ये भी नोट किया हमने। ठीक है, टिश्यू वाले चैप्टर में मिल जाएगा यार। ठीक है, चले। हाँ, अब इसके बाद लीफ के स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं।
ठीक है, ये इस पे ऐड करिए जरा, देखिए क्या नोट किया है, देखिए जरा इधर। तो लीफ के पार्ट जानने जा रहे हैं, एक टिपिकल लीफ के, एक कॉमन लीफ। टिपिकल मतलब मोस्ट कॉमन। तो एक लीफ के कितने पार्ट हैं? 3 पार्ट है। क्या दिखा रहे हैं? ये स्टेम दिखाया जा रहा है, या स्टेम का ब्रांच है, उसी पे लीफ जो है लगा हुआ। 3 पार्ट दिखाने जा रहा है, ध्यान से देखिएगा जरा। जैसे ये देखते हैं हम, ये स्टेम है और ये पूरा का पूरा एक लीफ हमने बनाया, बस समझ। ठीक, तो ये स्टेम या स्टेम का ब्रांच, लीफ का वो हिस्सा जिसकी सहायता से ये स्टेम या स्टेम के ब्रांच से जुड़ा हुआ है, उसे हिस्से को क्या कहा जाता है? लीफ का बेस। जैसे ये देखिए, ये है स्टेम या स्टेम का ब्रांच, तो इसी हिस्से की वजह से ये जुड़ा हुआ है स्टेम से। तो पूरी ये पत्ती जो है स्टेम या स्टेम के ब्रांच पे जिस पॉइंट से जुड़ा हुआ है, वही पॉइंट क्या है? लीफ का बेस है। तो जैसे ये देखो, इसी पॉइंट से तो जुड़ा हुआ है, तो ये क्या है? लीफ का बेस। अब ये जो पूरा एक्सपेंडेड पोर्शन आपको दिख रहा है, पूरा फैला हुआ ये पोर्शन जो एक्सपेंडेड है, जिसको सही मायने में हम लीफ समझते हैं, उसको क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है लीफ का लेमाइना, या नाम दिया जाता है लीफ का ब्लेड। लीफ ब्लेड कहा जाता है, या लीफ लेमाइना बोला जाता है। अब तो ये हो गया लेमाइना वाला पोर्शन, ये हो गया लीफ का बेस। अब ध्यान से देखिए, इन्हीं दोनों के बीच में ये जो पतला सा स्ट्रक्चर आपको जो दिख रहा है ना, सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर, इसी को क्या बोला जाता है? पेटियोल बोला जाता है। ये लेमाइना हो गया, ये बेस हो गया, दोनों को कनेक्ट करने के लिए क्या है? पेटियोल। तो कितने पार्ट हो गए लीफ के? 3 पार्ट हो गए। क्या क्या हुआ? कौन कौन सा पार्ट हुआ? लीफ का बेस हुआ, पेटियोल हुआ, और लेमाइना हुआ। तो कौन सा पार्ट है जिससे लीफ अटैच होता है स्टेम से? बेस से। किससे होता है? लीफ के बेस से। ठीक है, लीफ के बेस से। अब कुछ और सवाल है, ध्यान से सुनिए। लीफ के बेस पे हम ये देखेंगे कि 2 स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर है। कितने? 2 हैं, स्मॉल हैं, और लीफ जैसे ही दिखते हैं। कहां से एराइज हुए हैं? लीफ बेस से। और उन्हीं लेटरल स्ट्रक्चर को क्या नाम दिया जाता है? स्टिप्यूल। तो कहां दिखाई देगा स्टिप्यूल? लीफ के बेस पे। क्या होता है स्टिप्यूल? स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है। मैं कहूंगा कहां देखने को मिलेगा? लीफ के बेस पे। तो दोबारा सुनिए, लीफ के बेस पे जो स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसे क्या कहा जाता है? क्या बोला जाता है? तो यहां देखिए, लीफ का वो हिस्सा जिससे वो स्टेम से जुड़ा होता है, वो क्या है? लीफ का बेस है। ये बियर करता है, क्या बियर करता है? 2 लेटरल स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर। क्या बोला जाता है? स्टिप्यूल बोला जाता है। क्या बोला जाता है? स्टिप्यूल कहा जाता है। तो स्टिप्यूल होगा। अब इसके बाद से देखिए जरा, लीफ बेस को, लीफ बेस के 2 और सवाल आपको दिखा रहे हैं। एक तो लीफ बेस पे क्या पाया जाता है? स्टिप्यूल होता है। इसके अलावा कभी कभी हम देखेंगे लीफ बेस कैसा हो सकता है? स्वैलन हो सकता है। कैसा हो सकता है? स्वैलन लीफ बेस हो सकता है। जैसे इसको देखिए आप, ये है स्टेम, और इसको ध्यान से देखिएगा, ये है हमारा लीफ, ये है पेटियोल। लीफ का बेस कैसा हो गया? लीफ का बेस स्वैलन हो गया। स्वैलन लीफ बेस को ही बोला जाता है पल्वाइनस। क्या बोला जाता है? पल्वाइनस कहा जाता है। इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखिएगा। स्वैलन लीफ बेस को क्या बोला जाता है? पल्वाइनस नाम दिया जाता है। अगर आप स्वैलन लीफ बेस देखना चाह रहे हैं, तो आप देख सकते हैं किस फैमिली के मेंबर्स में? लेग्यूमिनेसी। कहा? लेग्यूमिनेसी। तो स्वैलन लीफ बेस को क्या बोला जाता है? पल्वाइनस नाम दिया जाता है। ओके, ये तो डाइकाट की बात हो गई। लेगुमिनेसी डाइकाट फैमिली है। तो लीफ बेस जो है वो स्वैलन होकर के पल्वाइनस बना सकता है। लेकिन कभी कभी लीफ बेस क्या करेगा? वो आंशिक रूप से या संपूर्ण रूप से किसको कवर कर लेगा? स्टेम को। और ऐसा कहां देखने को मिलेगा? मोनोकाट में। और जहां पे लीफ का बेस
स्टेम को कवर कर लेता है आंशिक रूप से या संपूर्ण रूप से पूरा घेर लेता है स्टेम को, उसे क्या बोला जाता है? सीथिंग कहा जाता है। क्या बोला जाता है? सीथिंग। तो सीथिंग कहां देखा जाता है? मोनोकाट में। जबकि पल्वाइनस कहां देखा जाता है? डाइकाट में। ये दोनों स्ट्रक्चर किससे जुड़े हुए हैं? लीफ बेस से। लीफ बेस से। तो ये दोनों सवाल दिखाते हैं लीफ बेस के। इधर देखिए, मोनोकाट में लीफ का बेस एक्सपैंड हो जाता है और वो शीत बना के कवर करता है स्टेम को। आंशिक रूप से भी कर सकता है या संपूर्ण रूप से कर सकता है। इसे क्या बोला जाएगा? सीथिंग। क्या बोला जाएगा? सीथिंग। ओके। कुछ प्लांट में, जैसे लेगुमिनस प्लांट में, कुछ लेगुमिनस प्लांट में लीफ बेस कैसा हो सकता है? स्वलन हो सकता है। और इस स्वलन लीफ बेस को क्या बोला जाता है? पल्वाइनस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पल्वाइनस कहा जाता है। चलिए, तो ये सवाल जुड़ा हुआ था किससे? ये सवाल जुड़ा हुआ था लीफ के बेस से। कितने पार्ट हैं लीफ में? कौन कौन से 3 पार्ट हैं? लीफ का बेस है, पेटियोल है, और क्या है? लेमाइना है। और क्या है? लेमाइना है। चलिए आगे आइए। अगला जो स्ट्रक्चर है वो पेटियोल है। ठीक है। पेटियोल ही होल्ड किए हुए है किसको? लीफ ब्लेड को, जो लेमाइना है। तो लेमाइना को कौन होल्ड किए हुए है? पेटियोल। तो ये जो लॉन्ग, थिन एंड फ्लेक्सिबल, तो पेटियोल के बारे में क्या बोल रहे हैं? लॉन्ग बोल रहे हैं, थिन बोल रहे हैं, और क्या बोल रहे हैं? फ्लेक्सिबल बोला जा रहा है। लॉन्ग, थिन और फ्लेक्सिबल। ठीक है। लॉन्ग, थिन और फ्लेक्सिबल। ठीक है। ट्रू एंड फॉल्स के लिए लाइन इंपॉर्टेंट है। यहां से सवाल फ्रेम किए हुए हैं, ये जो टेस्ट होने जा रहा है, आप इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा। चलिए तो देख लीजिए, ये पेट्रियोल के बारे में बात कर रहे हैं। तो पेट्रियोल कैसा दिखेगा हमें? हमें दिखेगा लॉन्ग, थिन एंड फ्लेक्सिबल। इधर देखिए, लॉन्ग, फ्लेक्सिबल, थिन, LFT, लीवर फंक्शन टेस्ट। ठीक है। यहाँ कहीं किनारे नोट करिए इसको, लॉन्ग, थिन, फ्लेक्सिबल को हाईलाइट करिए। तो कैसा दिखेगा पेट्रियोल आपको? LFT दिखेगा, है ना। तो क्या क्या हो गया? लॉन्ग हो गया, थिन हो गया और फ्लेक्सिबल हो गया। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। लॉन्ग, थिन और फ्लेक्सिबल होने की वजह से ये जो लीफ का ब्लेड है, जो पूरी पत्ती है, वो क्या होगा? वो हवा में तैरेगा, है ना। तो हवा में फ्लटर या हवा में फ्लोट करेगा। तो जो पत्तियां हवा में फ्लोट करती हैं वो किस वजह से? पेटियोल की वजह से। क्योंकि पेटियोल कैसा है? लॉन्ग है, थिन है और फ्लेक्सिबल है, इस वजह से। अब जब वो फ्लटर हो रही है हवा में, तो उससे क्या हो रहा है? उनके सरफेस से लगातार फ्रेश एयर गुजर रही है, और फ्रेश एयर जाने की वजह से लीफ के सरफेस की कूलिंग हो रही है। तो अगला सवाल ये, लीफ के सरफेस की कूलिंग किस वजह से हो पा रही है? पेटियोल की वजह। ठीक है। तो इसको हाईलाइट करिएगा, देयर बाई कूलिंग ऑफ लीफ एंड ब्रिंगिंग फ्रेश एयर टू लीफ सरफेस। किसकी वजह से? पेटियोल की वजह से। कैसा दिखेगा पेटियोल? LFT, लॉन्ग, फ्लेक्सिबल एंड थिन। ओके। अब इसके अगले पार्ट पे आइए। अगला पार्ट जो एक्सपेंडेड पार्ट है इसका, इसी को क्या बोला जाता है? लेमाइना या लीफ ब्लेड का नाम दिया जाता है। यही ग्रीन एक्सपेंडेड पार्ट होता है। और आप जानते ही हो कि इसमें क्या पाया जाता है? वेन और वेनलेट पाया जाता है। ठीक है। वेन और वेनलेट जो है वो वैस्कुलर बंडल को रख रहा है, जाइलम और फ्लोएम को रख रहा है। तो जाहिर सी बात है किसमें हेल्प कर रहा होगा? हाँ, ट्रांसपोर्ट में हेल्प कर रहा होगा। वाटर, मिनरल और फोटोसिंथेस। वाटर, मिनरल और फोटोसिंथेस। ये बात तो आगे हो जाएगी। अब एक सवाल आपको याद करा रहे हैं कि जो सबसे प्रोमिनेंट वेन होगी, ये देखिए इधर, यहां देखिए, ये सबसे प्रोमिनेंट एक वेन दिख रही है ना, ये। और यहां भी आपको एक सबसे प्रोमिनेंट वेन दिख रही है। तो जो सबसे प्रोमिनेंट वेन होती है लीफ में, उसका नाम होता है, क्या बोला जाता है? मिडरिप। तो लीफ के लेमाइना में जो सबसे प्रोमिनेंट वेन होता है उसका क्या नाम है? मिडरिप नाम है ना। यहां देखिए, यहां भी दिख रहा है। यहां इतना प्रोमिनेंट नहीं है, लेकिन इसमें बहुत प्रोमिनेंट दिख रहा है। दिख रहा है ना ये, बीचों बीच में। और यहां भी दिख रहा होगा बीचों बीच में। तो जो सबसे प्रोमिनेंट वेन होता है उसका क्या नाम होता है? मिडरिप नाम होता है। मिडरिप नाम होता है। ठीक है। मिडरिप नाम होता है। ठीक है, याद रखिए। ओके, ये तो आप जानते ही हो।
स्टेम और पेटियोल के बीच में जो एंगल है वही एंगल क्या बोला जाता है? एक्सिल कहा जाता है, लीफ का एक्सिल कहा जाता है। इसी में अगर बड होगा तो क्या बोला जाएगा? एक्सिलरी बड। क्या बोला जाएगा? एक्सिलरी बड कहा जाएगा। चलिए तो बताइए, वेन और बेनलेट कहां देखा जाता है? कहां होता है वेन और बेनलेट? कहां होता है? बिल्कुल सही। तो वेन और वेनलेट कहां मौजूद है? अब तो क्लियर ही है, ये कौन सा जगह है? ये तो लीफ के लेमाइना में है। तो लीफ के लेमाइना में वेन और वेनलेट देखने को मिलेगा। अब लीफ लेमाइना में वेन और वेनलेट के जो अरेंजमेंट का पैटर्न है उसी को देखते हुए एक टर्म बनाया गया जिसे बोला जाता है वेनेशन। क्या बोला जाता है? वेनेशन कहा जाता है। ठीक है, इसको आपने फिनिश कर लिया है ना? लीफ बेस के दो पार्ट हमने किए थे, एक पल्वाइनस और दूसरा सीथिंग। सीथिंग मोनोकाट में और पल्वाइनस डाइकाट में। एग्जाम्पल है लेग्यूमिनेसी। ठीक है ना? चलिए यहां से स्टिप्यूल को हाईलाइट किया है कि स्टिप्यूल क्या चीज है। ठीक है, स्टिप्यूल पेयर्ड है कि अनपेयर्ड है? पेयर्ड है भाई, टू स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर है। ठीक है, चलिए अब डिफिनेशन बताइए, व्हाट इज वेनेशन? व्हाट इज? बिल्कुल सिमिलर वेन और वेनलेट के आरेंज। अब बहुत छोटी सी बात है, इसको ध्यान जरा दीजिएगा नहीं तो आपसे सवाल मिस हो सकता है। थोड़ा सा ध्यान से देखिए, यहाँ पे ये सबसे प्रोमिनेंट जो वेन दिख रही है, आप जानते ही हो क्या नाम है? नाम बता दो जल्दी से। तो इसका नाम तो है मिड रिब, मिड रिब नाम। ठीक है, अब इसको ध्यान से देखिए, ये है और बाकी और भी आपको ऐसे ही वेन दिख रहे हैं। और ये सभी वेन आप देखोगे तो एक दूसरे के कैसे दिख रहे हैं? पैरेलल। क्या पैरेलल दिख रहा है? वेन। क्या पैरेलल दिख रहा है? वेन। तो पैरेलल वेनेशन में वेन की बात की जाती है। दूसरे साइड में आपको ये दिखाते हैं, देखिए इधर। अब यहाँ पे वेन पे ध्यान मत दीजिएगा, यहाँ पे ध्यान वेन से निकलने वाले ब्रांचेज पे है। इधर से ब्रांच निकला, इधर से ब्रांच निकला। तो ब्रांच निकलने की वजह से क्या बन गया है? ब्रांच निकलने की वजह से पूरा एक नेटवर्क बन गया है। नेटवर्क बन गया है, जाल बन गया है, तो क्या बोला जाएगा? रेटिकुलम। तो रेटिकुलम में हमने क्या देखा? वेन का अरेंजमेंट देखा कि वेनलेट का? वेनलेट का। तो जब वेनलेट एक जाल बना लेगा तो वेनेशन को क्या बोला जाता है? रेटिकुलेट। तो रेटिकुलेट वेनेशन में क्या देखा जाता है? वेनलेट। पैरेलल वेनेशन में क्या देखा जाता है? वेन। तो पैरेलल वेनेशन में एक दूसरे के पैरेलल क्या रन कर रहा है? वेन। लेकिन रेटिकुलेट वेनेशन में जो नेटवर्क बना है वो वेन का है कि वेनलेट का है? वेनलेट का है। ये बहुत छोटा सा डिफरेंस है जो हमें याद रखना है। एक बात और ये सवाल जरूर याद रखिएगा, टाई काट में कैसा वेनेशन? रेटिकुलेट। ठीक है ना? और मोनोकाट में कैसा? पैरेलल। ठीक है, ये लिखा हुआ है डॉक्टर, डी आर। तो डी फॉर, डी फॉर डॉक्टर नहीं, यहाँ पे डी फॉर डाई काट एंड आर फॉर रेटिकुलेट। आर फॉर रेटिकुलेट। डॉक्टर आगे क्या लिखा हुआ है? एमपी। तो नाम आपको अच्छा लगे रख लीजिए, जैसे मोनू पांडे, मणि प्रकाश, जो भी आपको अच्छा लगे वो रख लीजिए। ओके, तो डॉक्टर एमपी लिखा हुआ है। डिकोड कर लोगे सही समय पे? इसे कर लोगे ना? तो डी फॉर डाइकाट, आर फॉर रेटिकुलेट, एम फॉर मोनोकाट एंड पी फॉर पैरेलल। आसान वाले सवाल है ना, पता लगे आप इसमें। हाँ, रूट से, स्टेम से, लीफ से सवाल कैसे आएंगे? एक सवाल फ्रेम करेगा
जिसमें 5-6 स्टेटमेंट देगा वो, और उसी एक सवाल से वो जान जाएगा आपने पढ़ा है कि नहीं तीनों। ठीक है, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो है वो फ्लावर का है। अकेले फ्लावर से 3 सवाल आएंगे इससे, इस चैप्टर से। ठीक है, चलिए तो बाकी सब भी सबसे सवाल आते हैं, ऐसा नहीं कि इससे नहीं आएगा, बता दिया कैसे सवाल फ्रेम होते हैं। चलिए हाँ, ऐसे नोट करिए जैसे लिखा हुआ है ना। इस पे किस पे फोकस करना है? रेटिकुलेट पे। किसका नेटवर्क है? वेनलेट का। और पैरेलल में किसका अरेंजमेंट देखा? वेन का। और क्या होता है वेनेशन? वेन और वेनलेट का अरेंजमेंट देखा जाता है लेमाइना में, इसी को क्या बोला जाता है? ऐसा डाई काट में रेटिकुलेट, मोनोकाट में पैरेलल। ये सब सवाल। ठीक है, इसमें एक ऐसा, इस वाले लीफ में एक ऐसा नेटवर्क बनाओ और लिखो कि ये किसका अरेंजमेंट देख रहे हैं? वेनलेट का। फिनिश कर लिया ना? क्या हुआ? क्यों चिल्ला रहे तुम लोग? नहीं पढ़ोगे क्या? जाओ वीडियोस पढ़ लेना, जाओ चलो। चिल्ला रहे हो? 2 ही मिनट में खत्म करते हैं क्या? जाओ बायोलॉजी फिनिश। पूरी बायोलॉजी खत्म। पढ़ लो, आएगा सवाल यहाँ से भी है। ठीक है, देखो मार्फोलॉजी में क्या है ना कि रटना ही पड़ेगा। मैं तो बस एक बार रीड कर रहा हूँ, बाकी आपको बार बार पढ़ना पड़ेगा। ठीक है ना, तो इसको तो आपको बस एक ही काम है, पानी पीजिए और रटिए बार बार। और, और इसमें कुछ नहीं सीखना है। हर बार मैं कुछ एग्जांपल लिख दूंगा नीचे, मोनोकाट है, डाई काट है, ये है वो है, आप याद करिए। ठीक है, चलिए। हाँ, सिंपल और कंपाउंड लीफ को, इसे एक बार आप ध्यान से देखिएगा, पहले नोट करिए, आप लिखिए जल्दी से।
चलिए, दो लीव्स आपको दिखा रहे हैं ए और बी करके, यहाँ ए और बी, इसको नहीं नोट करना है। ए और बी में कौन सिंपल लीफ है और कौन कंपाउंड है? ए क्या है और बी क्या है? वो आसान है ना। ए है सिंपल और बी है कंपाउंड। दोनों सिंपल है। सबसे मजेदार बात यह है कि मैं लिख चुका हूं, इन दोनों लीफ को हमने किस साइड में बनाया। तुम्हारे सामने लिखा हुआ है। ये दोनों लीफ क्या है? ये दोनों लीफ है सिंपल। ठीक है, तो इसको जरा आप समझ लीजिए, एक बार इसको ध्यान से देख लीजिए, तब कभी मिस्टेक नहीं होगी, कभी गलती नहीं होगी। ठीक है, चलिए। ओके, पार्ट आपको लीफ के मालूम ही है। ये पोर्शन लीफ का बेस है, ये पोर्शन पेटियोल, और ये पोर्शन लीफ का लेमाइना, आल्सो नोन है लीफ का ब्लेड, लीफ ब्लेड। ठीक है, चलो ध्यान से सुनना। इसको, ये जो आपको लेमाइना दिख रहा है, जो कहीं टेढ़ा मेढ़ा नहीं है, ये लेमाइना देखे इधर, ये लेमाइना का जो सरफेस आपको दिख रहा है बिल्कुल टेढ़ा मेढ़ा नहीं है, बिल्कुल स्मूथ दिख रहा है। ये इसको क्या बोला जाता है? इसको कहा जाता है कि ये इंटायर है। तो इस लेमाइना को क्या बोला जाएगा? इंटायर लेमाइना, पूरा लेमाइना है, ये कहीं से कटा फटा नहीं है। अगर ये लेमाइना कहीं से कटा फटा होगा तो डिप्रेशन आ जाएगा, और ऐसे लेमाइना को क्या कहा जाएगा? इनसाइड। क्या बोला जाएगा? इनसाइड है। जब लेमाइना टेढ़ा मेढ़ा होगा तो आपको लगेगा ना कि लेमाइना जो आके आके किसको छूना चाह रहा है। ये क्या है? ये सबसे प्रोमिनेंट वेन है, ये क्या है? मिडरिब है। तो ऐसा लगेगा कि लेमाइना आके किसको छूना चाह रहा है? मिडरिब को। ध्यान से सुनिएगा, जब तक वो मिडरिब को टच नहीं करता है, सुन पाए क्या कहा? जब तक वो मिडरिब को टच नहीं करता है, तब तक वो सिंपल लीफ कहलाएगा। और जैसे ही वो आके मिडरिब को टच कर लिया, वो लीफ तुरंत क्या हो जाएगा? कंपाउंड हो जाएगा। ठीक है ना? तो उम्मीद है अब कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो मेरी बात ध्यान से सुनो। सिंपल लीफ का लेमाइना इंटायर है कि इनसाइड है? दोनों है। दोबारा सुनो, अब एक बार और देख लो, अब अगली बार गलत मत करना, ध्यान से सुनो। तो हाँ, शर्त ये है, अगर लेमाइना इनसाइड है तो अगर जाके मिडरिप को टच करेगा तब जाके लीफ क्या होगा? तब कंपाउंड होगा। जब तक टच नहीं करेगा, भले ही लेमाइना इनसाइड हो, लीफ क्या कहा जाएगा? सिंपल। क्या बोला जाएगा? सिंपल। तो देखिए इधर, सिंपल लीफ में लेमाइना इंटायर हो सकता है या इनसाइड हो। इनसाइड हो तब जाके वो मिडरिप को टच ना करे। तो लेमाइना इंटायर भी हो सकता है, लेमाइना इनसाइड भी हो सकता है। लेमाइना अगर इनसाइड हो तो वो जाके मिडरिप को टच ना करे, तब लीफ क्या होगा? सिंपल होगा। ठीक है, ऐसी पत्तियां आपने बहुत देखी हैं, मोस्ट कॉमन मैंगो वाला लीफ सिंपल है ना। ऐसी पत्तियां भी आपने बहुत देखी हैं, आपको याद नहीं आ रहा होगा, अभी मैं बोलूंगा तो आप कहोगे हाँ। ऐसी पत्ती देखी आपने? रेडिस की। किसकी है? रेडिस की। एक्चुअली क्या है, इसके लीफ के टाइप बहुत हैं, एनसीईआरटी में कुछ दिया नहीं है ना, नहीं तो ये भी एक टाइप है। इसका एग्जांपल रेडिस है। फिलहाल अभी आप इतना याद करो, सिंपल और कंपाउंड है। सवाल जो है एनसीईआरटी के लाइनों से आ रहे हैं, तो मुझे एक भी लाइन इससे बाहर नहीं पढ़ानी। अगर मैं एक भी लाइन ज्यादा पढ़ाऊंगा तो आपका समय ही बेकार करूंगा, इसके अलावा मैं कुछ नहीं करूंगा आप। तो इतना ही आप याद करिए, इसी से आने वाला है। तो देखो भाई, तो ये हो गया दोनों सिंपल, समझ लिया ना। तो अगर इनसाइड है तब भी सिंपल हो सकता है, लेकिन उसको मिडरिप को टच नहीं करना। जैसे ही लेमाइना जाके मिडरिप को टच कर लिया, तुरंत लिफ्ट क्या बन जाएगा? अब अब क्या होगा? जब आपका पूरा लिफ्ट कटा फटा हो गया, इनसाइड हो गया, तो देखना
एक ही लीफ में ढेर सारे छोटे छोटे लीफ के सेगमेंट बन गए, जिन्हें क्या बोला जाता है? लीफलेट कहा जाता है। तो जब ये पूरा एंटायर था लेमाइना तो लीफ कहा जा रहा था। अब क्या बोल रहे हैं, जब लेमाइना एकदम कट फट गया है, इधर से टूट फूट गया है, तो ढेर सारे क्या बन गए हैं? लीफलेट। जैसे सांप का बच्चा सपोला, वैसे लीफ के बनने से क्या बन गया है? लीफलेट बन गया है। लीफ से क्या बन रहा है? लीफलेट, है ना, और छोटी छोटी पत्तियां, तो क्या बोला जाए? लीफलेट। तो कंपाउंड लीफ में क्या टर्म यूज होता है? लीफलेट। क्या टर्म यूज होता है? लीफलेट। और हाँ, ये सवाल ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनो इधर। सिंपल, अरे सुनो यार, सिंपल लीफ में जिसको मिडरिप बोला जाता है, कंपाउंड लीफ में उसी को क्या बोला जाता है? रैकिस। तो रैकिस कुछ और नहीं है, रैकिस क्या है? मिडरिप है। तो हम कहें डिफाइन करो क्या है रैकिस, तो कहोगे कुछ नहीं है रैकिस। क्या बोलोगे? कंपाउंड लीफ में मिडरिप को क्या बोला जाता है? रैकिस कहा जाता है। तो कंपाउंड लीफ में मिडरिप को क्या बोला जाता है? रैकिस कहा जाता है। और जो नन्हे नन्हे लीफ होते हैं उन्हें क्या बोला जाता है? लीफलेट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लीफलेट। अब दो लाइनें सुनो और दो इंपॉर्टेंट सवाल ध्यान से सुनना। अगर अगर सभी के सभी लीफलेट, सभी के सभी लीफलेट एक कॉमन पॉइंट से, इस वाले फोटो को देखना, कितने लीफलेट है इसमें, काउंट करना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। जैसे इसमें 9 लीफलेट है, 9 है ना? 9 नहीं है भाई, अरे जितने भी हैं देखो इधर। तो जितने भी लीफलेट हैं, सभी लीफलेट एक पॉइंट पे हैं। कहां है? तो रैकिस पे अगर एक पॉइंट से सभी लीफलेट लगे हुए हैं तो इसे क्या बोला जाएगा? पामेट कंपाउंड। क्या बोला जाएगा? पामेट। तो पामेट में हमें क्या ढूंढना है सवाल में? कॉमन पॉइंट। लीफलेट कहां है? कॉमन पॉइंट पे है, कॉमन पॉइंट पे है। अगर लीफलेट इंटायर रैकिस पे है तो फिर कहेंगे पिन्नेट कंपाउंड। क्या बोला जाएगा? तो यहां ढूंढना है कॉमन पॉइंट और यहां ढूंढना है कॉमन एक्सिस। तो कैसे आंसर करना है? जब कहेगा सभी लीफलेट जो है कॉमन पॉइंट से एराइज हो रहे हैं, तो पामेट कंपाउंड। कहे कि जो लीफलेट हैं वो कॉमन एक्सिस पे हैं, तो क्या कहोगे? तो पिन्नेट कंपाउंड कहोगे। पामेट कंपाउंड का एग्जांपल क्या बताओगे? सिल्क कॉटन। सिल्क का कौन सा पौधा होता है? पौधा होता है क्या सिल्क का कोई? सिल्क का कोई पौधा होता है? होता है? नहीं होता है। सिल्क तो सिंथेटिक होता है। सिल्क किससे बनाया जाता है? कॉटन से बनाया जाता है। पौधा किसका होता है? कपास का पौधा होता है, कॉटन का प्लांट है। ठीक है। तो ये पत्तियां दिखाई जा रही है किसकी? कॉटन की। तो कॉटन वाला जो लीफ दिखाया जा रहा है वो किसका एग्जांपल है? पामेट कंपाउंड। और ये सबसे फेमिलियर, भारत में रह के अगर आपने नीम की पत्तियां नहीं देखी हैं तो फिर जीने का कोई मतलब थोड़ी ना। तो देखिए जरा, नीम, नीम किसका एग्जांपल होगा? पिन्नेट कंपाउंड का एग्जांपल है। किसका एग्जांपल है? तो पामेट कंपाउंड में क्या क्या क्लू है, सवाल में क्या देखना रहेगा? कॉमन, कॉमन, पिन्नेट में कॉमन पॉइंट देखा जाएगा। मैंने पिन्नेट कहा था ना, मैंने पामेट कहा था। झूठे हो तुम लोग। अच्छा चलो, तो पामेट में क्या बोला जाएगा? पामेट में क्या ढूंढेंगे? पॉइंट। बिल्कुल सही, पामेट में कॉमन पॉइंट और पिन्नेट में कॉमन एक्सेस। ठीक है, यही सवाल है। हाँ ये देखो, ये लिखा है लीफलेट अरेंज्ड ऑन कॉमन एक्सिस, लीफलेट अरेंज्ड एट कॉमन पॉइंट। कॉमन पॉइंट है तो पॉमेट, और कॉमन एक्सिस है तो पिन्नेट। पिन्नेट। क्या? चलो अब सवाल सुनो। लेमाइना कहाँ इनसाइड होता है, सिंपल में कि कंपाउंड में? लेमाइना कहाँ इनसाइड होता है, सिंपल में कि कंपाउंड में?
सवाल ही नहीं सुन पा रहे हो क्या? लेमाइना, लीफ का लेमाइना कहाँ इनसाइड होता है, सिंपल में कि कंपाउंड में? दोनों में, दोनों में होता है। शर्त है मिडरिप को टच करने की, इनसाइड होने की शर्त नहीं है। शर्त क्या है? मिडरिप को टच करने की। ठीक है, अगला सवाल। लेमाइना इंटायर होता है सिंपल में कि कंपाउंड में? लेमाइना इंटायर होगा सिंपल में कि कंपाउंड में? हाँ, सिंपल में, क्योंकि बिना इनसाइड हुए तो मिडरिप को टच कर ही नहीं सकता है। ठीक है, तो ये सारे सवाल आपको याद करा दिए हैं। ओके, ये फोटो फिलहाल इंपॉर्टेंट है, इसको देखिए। ये फोटो दे और कहे कि ये कौन सा लीफ है तो पहचान लोगे। अगर ये वाला फोटो दे तो ये क्या है? अरे नीम तो है, पैटर्न क्या है? देख के बता रहे हो क्या? क्या है ये? पिन्नेट है। और ये क्या है? कमेंट है, बिल्कुल सही। आप जरा इधर आइए, इस पे आके किसे हाईलाइट करोगे? कॉमन एक्सिस यहाँ हाईलाइट करो, कॉमन पॉइंट यहाँ हाईलाइट करो। एक बार लिख लिए, एक बार पढ़ लिए, हाईलाइट किए, कम से कम सही कर लेना सवाल। चलो, अब एक सवाल और तुम्हें बताना है। चलो, ओके, कौन सा सिंपल लीफ है, कौन सा कंपाउंड लीफ है? ये कौन सा है? सिंपल। ये क्या है? कंपाउंड है। चलो ध्यान से देखना, ये है सिंपल लीफ का एक्जिल और ये है कंपाउंड लीफ का एक्जिल। चाहे सिंपल लीफ हो चाहे कंपाउंड लीफ हो, वो अपने एक्जिल में बड जरूर रखता है, जरूर रखता है। दोनों बड रखते हैं अपने एक्जिल में। ये देखना, कंपाउंड लीफ का जो लिफलेट है वो अपने एक्जिल में कोई भी बड नहीं रखता है। सीख लिया क्या कहा हमने? क्या कहा? चाहे सिंपल लीफ हो या कंपाउंड लीफ हो, वो अपने एक्जिल में जरूर बड रखेगा, लेकिन कंपाउंड लीफ का जो लिफलेट है वो अपने एक्जिल में किसी प्रकार का कोई बड नहीं रखता है। सीख लिए हो तो इसको बॉक्स में बंद कर लो, लेकिन याद जरूर कर लेना। तो पढ़ लो, एक बड हमेशा मौजूद होगा पेटियोल के एक्जिल में, चाहे सिंपल लीफ हो या कंपाउंड लीफ हो, लेकिन लिफलेट के एक्जिल में कभी भी बड देखने को नहीं मिलेगा। तो ट्रू एंड फॉल्स में कहेगा, कंपाउंड लीफ के एक्जिल में बड पाया जाता है। ट्रू है कि फॉल्स है? कंपाउंड लीफ के एक्जिल में बड पाया जाता है, ट्रू है कि फॉल्स है? हाँ, ट्रू है। जब मैं कहूंगा कि कंपाउंड लीफ के लिफलेट में बड पाया जाता है, तब क्या है? फॉल्स। तुम्हारा ये पेपर बहुत, तुम लोग रो दोगे। पेपर देखते तुम लोग मुंह भरे गिर जाओगे ऐसे। 20 सवाल फ्रेम किया हूं, रो दोगे बता रहा हूं, पढ़ के अगर नहीं सही से आए तो। 20 फ्रेम मतलब सिर्फ करेक्ट और इनकरेक्ट वाले, समझ गए होंगे अब। दोहराते रहना, नहीं तो एक बार पेपर देने के बाद 2-3 दिन तक सोते ही रहोगे, उठोगे नहीं। हर बार सवाल, हर लाइन याद आएगी कि ये कैसे गलत कर देता हूं। चलिए, ओके, अब इसको आगे बढ़ाइए, चलिए। हाँ, व्हाट इज फिलोटैक्सी? क्या होता है फिलोटैक्सी? क्या देखा जाता है, क्या देखा जाता है? स्टेम या स्टेम के ब्रांच पे।
स्टेम या स्टेम के ब्रांच पे लीफ के अरेंजमेंट का जो पैटर्न है, तो किसके अरेंजमेंट को देखा जा रहा है? लीफ के। कहा? अरे लीफ कहाँ होता है भाई? स्टेम पे होगा या ब्रांच पे होगा, और कहाँ देखेंगे? तो स्टेम या स्टेम के ब्रांच पे लीफ के अरेंजमेंट का जो पैटर्न है वो बोला जाता है फिलोटैक्सी। फिलोटैक्सी इज द पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट ऑफ लीव्स ऑन द स्टेम अथवा उसके ब्रांच पे। ठीक है, तो 3 फोटो दिखाते हैं आपको, है ना, इसी में जानेंगे हम लोग फिलोटैक्सी के बारे में। चलिए तो एक एक करके देखते हैं। चलिए यहाँ देखिए, ये है ये पॉइंट नोड, ये क्या है? नोड। ये क्या है? नोड। ये है नोड, ये है नोड, ये है नोड, ये भी है नोड, ये है नोड, ये है नोड, ये है नोड। ठीक है, यहाँ ये है नोड, ये है नोड और ये है नोड, यहाँ ये है नोड और ये है नोड। ठीक, चलो ध्यान से सुनो, ध्यान से देखना। ईच नोड मतलब एक नोड पे कितनी लीफ है? दिख भी नहीं रहा है क्या? 2 है। एक है भाई, एक नोड, एक। अरे एक नोड पे एक ही लीफ तो है, 2 कहाँ है? एक है। यहाँ बताओ, चलो इधर। ईच नोड, बिल्कुल सही, हाँ, 2 लीफ। यहाँ ईच नोड मोर देन 2 लीफ। ठीक है ना? ध्यान से सुनो, अगर एक नोड पे एक लीफ होगा, इसी पैटर्न को बोला जाता है अल्टरनेट फिलोटैक्सी। क्या बोला जाता है? अल्टरनेट। अगर एक नोड पे 2 है ना, तो हाँ बिल्कुल सही, तो इसे बोला जाता है अपोजिट फिलोटैक्सी। अगर एक नोड पे 2 से ज्यादा लीफ हैं तो बोला जाता है हॉर्ल। क्या बोला जाता है? हॉर्ल कहा जाता है। ठीक है, हॉर्ल कहा जाता है। तो एक नोड पे अगर एक लीफ है तो क्या कहोगे? हाँ, अगर एक नोड पे 2 लीफ है तो क्या कहो? अपोजिट कहा जाएगा। और 2 से ज्यादा पत्तियां तो क्या कहा जाएगा? हॉर्ल कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? हॉर्ल कहा जाएगा। देखो, तो सबसे पहले ये लैंग्वेज के फॉर्म में देगा कि नोड पे कितनी पत्तियां हैं तो पहचाननी रहेगी फिलोटैक्सी को। अब इसके अलावा आपको ये 3 फोटो बना के देगा, कहेगा कि इसमें कौन सा फिलोटैक्सी दिखाया जा रहा है। ये दूसरे प्रकार का सवाल है, ठीक है ना? और तीसरे प्रकार का सवाल है कि इनके एग्जाम्पल क्या है। तो अल्टरनेट फिलोटैक्सी में CMS, CMS, ठीक है, सिटी मॉन्टेसरी स्कूल, CMS। सी फॉर चाइना रोड, चाइना रोड, जानते हैं ना चाइना रोड? गुड़हल के। अगला एम फॉर, हाँ, मस्टर्ड है। और एस फॉर सनफ्लावर, सनफ्लावर। ठीक है, मैंगो में भी यही होता है, अपोजिट ही होता है। फिलहाल जो एनसीईआरटी में एग्जांपल दिया है वो याद करना है। तो यही इसी फोटो पे आके ये लिखना है, नाम लिखे या ना लिखे पहचान ही लोगे। अब एग्जांपल नोट कर लो। CMS, व्हाट इज CMS? सिर्फ चाइना रोज ही बता पा रहे हो, सिर्फ चाइना रोज बता रहे हो। चाइना रोज ये मुझे बताना है, ये क्या है? ये क्या है? इधर आइए, अपोजिट में एक एग्जांपल मैं बता रहा हूं, गुआवा। दूसरा आप बताइए। कैलोट्रोपिस, कौन सा है? कैलोट्रोपिस इंपॉर्टेंट है। अब तक रूट से जितना हमने पढ़ा अब तक मार्फोलॉजी में, ये सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है फिलोटैक्सी का।
फिलोटैक्सी से सवाल हर साल रहता है। चलिए, तो दो एग्जाम्पल हो गए अपोजिट में, गुआवा और कैलोट्रोपिस। होर्ल में आइए, एक एग्जाम्पल है अल्टोनिया, और मन नहीं मान रहा, एक एग्जाम्पल एनसीईआरटी से बाहर से नोट करवा दे रहा हूं, तो वो है नेरियम। तो अल्टोनिया और नेरियम में कैसी फिलोटैक्सी? होर्ल। कौन सी फिलोटैक्सी होगी? होर्ल फिलोटैक्सी होगी। ठीक है, होर्ल फिलोटैक्सी। नोट किया? नोट ही नहीं कर रहे हो क्या? सीधा याद कर लिया? इसके बाद एनसीईआरटी देख दोगे? नोट कर लिया है? चलिए, तो व्हाट इज सीएमएस? सीएमएस एग्जाम्पल किसमें याद किया? किसके लिए याद किया? अपोजिट के लिए याद किया। ये भी याद करना है कि एग्जाम्पल हमने अल्टरनेट के लिए याद किया। ओके, इसी के आगे कल पढ़ेंगे हम लोग। टाइमिंग आपको मालूम है ना? क्या टाइमिंग है? या तो इसमें, या तो इसमें। क्लियर? मुझे गैप की जरूरत नहीं है, मैं 2 क्लास ऐसे ही ले लूंगा। ठीक है, तो जिसमें आपके पास समय है उसमें आ जाइएगा, नहीं आएंगे तो आपको भी वही वीडियो से पढ़ना पड़ेगा। चलिए।